ठीक है, देखो महासागरीय जल संचलन इसे पीटी और मेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। आया हुआ क्वेश्चन है, पीटी में भी आया हुआ, मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे के लिए इंपॉर्टेंट मान के ही चलो। ये चैप्टर 8 से लेके जो ना, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर चैप्टर से लेके। और वो 5 6 7 जरूर, थोड़ा कोई काम के ज़्यादा चैप्टर नहीं है। पहला चैप्टर कोई काम का नहीं है, ठीक है। आज ही कंप्लीट कराने के बाद मैं बता दूंगा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो तो ज़रूर पढ़ के ही जाना, 4-5 बार पढ़ना है, ठीक है। महासागरीय जल संचलन, महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। इससे ज्वार भाटा ये सब आता है, वो पढ़ेंगे आप सब। तरंगे से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ याद रख लेना है, ठीक है। महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती है, ठीक है। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। महासागरीय धारा एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों और समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं। आधा स्थल में ठंडे जल का उत्प्रवाह व अपप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, अपवेलिंग और वो वाला पोषण की दृष्टि से पूछा था। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तरंगे, तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती हैं। तरंगे मोस्टली देखो तो हवा चलती है जब चलती है। तरंगों में जल कण छोटे छोटे वर्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसमें तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग दैर्ध्य के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाती है। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, बड़ी होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। जब 2 नोट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिकाएँ बनती है तथा वायु की गति के बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है। जब इनके टूटने में सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते, तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफ़ेद बुलबुलों में सिर्फ सर्प की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। याद रखना कि जैसे समुद्र जाओगे तो हाँ, झाग सा इस टाइप से बना रहता है, तो ये तरंगों के कारण भी होता है। एक तरंग का आकार व आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंग अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती है। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है। संभवतः दूसरे गोलार्धों में तरंग के उच्चतम बिंदु का यह पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय तक एक ही दिशा में प्रवाहमान है। अब देखो, जैसे ये है, इसके तरंगे जैसे ऐसे मूव ऑन करती है। अगर पानी में जैसे पत्थर देखोगे, फेंकोगे, तब भी पता लगेगा। ये सबसे ऊंचा होता है, इसको शीर्ष पतन बोलते हैं, ठीक है। ये द्रोणी का उभार होता है, ये नॉर्मल है, इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तरंग की गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रभावित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है और तरंगे नए स्थिति में गति करती है, मतलब ऐसे होता है। तरंगों के नीचे जल की गति वर्ताकार होती है। यह इंगित करती है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं के वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग के नीचे तथा पीछे की ओर है। तरंगों की विशेषताएं क्या होती है? तरंग शिखर में गति, इस टाइप में पीछे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक तरंग की उच्चतम व निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर में गर्त कहा जाता है। स्वाभाविक सी बात है, ये वाला जो है उच्चतम पॉइंट है, इसको शिखर, इसको गर्त कहा जाएगा। तरंगों की ऊंचाई, ये पूरा हाइट हो गई। यह एक तरंग की गति अधः स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड, मतलब कितने एक सेकंड में गुजर रही है उसके आधा। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग काल क्या होता है? वेव पीरियड। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले 2 लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या होती है? ये 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है।
तरंग गति क्या होती है? जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग आवर्ती क्या है? 1 सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। थोड़ा ही पता होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ज्वार भाटा शायद आपके यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है क्या? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। वहीं रखा है आंसर पेपर, ये रहा। वो उधर रखा है इसी साइड का नीचे। 1 मिनट में देखता हूँ, शायद क्वेश्चन बना है, एक बार रुक जाओ। क्योंकि आपके सारा पेपर जो है एनसीईआरटी से बना है। ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन लगभग वो सारे उसी से ही बने हैं। ये देखो सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं अभी ज्योग्राफी के लगभग। एक बार देख लेते हैं। कोरलिस बल वाला मिल ही गया, 21 जून वाला मिल ही गया है। समुद्री तटीय पश्चिमी तटीय जलवायु वाला मिल गया, जलवास वाला मिल ही गया था अपने को। रोहित कहाँ रहते हो आजकल तुम? कभी क्लास आ रहे हो कभी नहीं। 1-2 दिन में जोश खत्म हो गया क्या? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। पढ़ाई रेगुलर रखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है सर, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। डेली क्लास किया करो, ठीक है? चलो, ठीक है सर। ज्वार भाटा चंद्रमा। अब देखिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में 1 बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक गिरने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। छोटे मोटे एग्जाम में तो डायरेक्ट इक्वेशन पूछा जाता है, पीसीएस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जलवायु संबंधी प्रभाव। वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को मोहिमी कहा जाता है। मोहिर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते हैं। ज्वार भाटाओं के स्थानिक में कालिक रूप में अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसकी आवर्ती परिणाम तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। अब देखो याद रखना, शायद अपन 6ठी या शायद 8वीं क्लास में पढ़े हैं, एक बार देखना, तो वहाँ पे भी अपन ने पढ़ा है। अब देखो मेरा मानना है, देखो जब बार बार रिवीजन करोगे ना, देखो एक बार तो मेरे साथ पढ़ लिए तुम लोग सब, अब तुम्हें आगे तुम्हें खुद को पढ़ना, तो अब क्या करना, जैसे यहाँ पे दिया है, अब एक बार तुम्हें आइडिया लग गया कौन सा चैप्टर कहाँ पे दिया है क्या है। तो ज्वार भाटा टॉपिक यहाँ पे दिया है, तो वहाँ पे जाके देखो 6ठी क्लास में क्या वहाँ पे क्यों जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है यहाँ से, तो उसको वहाँ से समराइज करके इसमें एक जगह ही कर लो, ताकि फिर बार बार वो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही करना पड़ता, तब जाके है ना, फिर आप जो है अभी देखो इतने लगभग 8 एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको, ज़्यादा ही मान के चलो, और 9 एनसीईआरटी। परंतु जब आप ऐसे समराइज कर लोगे ना, तो फिर आपके पास आखिर में 2 ही एनसीईआरटी बचेगी। तो मेरा मानना है सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो उधर से जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर अपना देखो 11th की एनसीईआरटी में, और 11th की एनसीईआरटी जो छोटी छोटी टॉपिक उधर दिए थे उनका विस्तारित रूप है इधर। दूसरा कारक है केंद्रीय बल। ये देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, पीटी में आया हुआ है क्वेश्चन है यहाँ से, अगर आप उधर देखोगे तो। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करते। देखो यहाँ पर जब चंद्रमा सूर्य एक ही साइड में होते हैं ना, तो ज्वार भाटे याद रखना ज़्यादा आते हैं, ठीक है, मतलब खतरनाक आते हैं। अभी देखो यहाँ पे अब केंद्रीय बल के कारण ज्वारी उभार हो रहा है, चंद्रमा इधर है, सूर्य इधर है, ठीक है। याद करो जो अपन जो एनसीईआरटी में 6ठी क्लास की पढ़े थे, तो उसमें ऐसा था, एक बार ऐसे आ जाए चंद्रमा सूर्य ऐसे आ जाए, तब इस पर परिणाम ही बनता है। पर जब दोनों एक साइड होता है तो फिर ज़्यादा फोर्सेबल बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो डायग्राम नहीं दिया इन्होंने, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन 2 बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारी उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है, अतः चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों में अधिक महत्वपूर्ण है, जिनसे ज्वारी उभार पैदा होता है। पिछले विशेष में डायरेक्ट इक्वेशन पूछा जाता, फंडी खाड़ी कहाँ पे है, तो ये चीज़ याद रखना बस।
जैसे आपकी यार यूपीएससी ने थोड़ा उस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो हो सकता पूछ ले कोई फैक्चुअल क्वेश्चन बना दे कि फंडी खाड़ी कहाँ पे है, जैसे आपकी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कर्नाटक की नवासकोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में जाता है। ज्वारी उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहाँ जो 2 उच्च ज्वार व 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, लगभग 24 घंटे का समय। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानित ज्वारी उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुँचे, जो प्राय वहाँ होते हैं, आप ज्वार देखना ना भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं, तब वहाँ पाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था, वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा रहता है। जहाँ महाद्वीपीय मगन तट अपेक्षाकृत विशिष्ट है, वहाँ ज्वारी उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारी उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं, तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नद व खाड़ियों की आकृतियाँ भी ज्वार भाटाओं के तीव्रता को प्रभावित करती हैं। शंकावार खाड़ी ज्वार के परिणामों को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों व ज्वार नद मुख से गुजरता, तो उन्हें ज्वारी धारा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार क्या होते हैं? ज्वार की आवर्ती दिशा में गति में स्थानिक व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटा को उनकी बारंबारता के आधार पर एक दिन में 24 घंटे या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवर्ती पर आधारित ज्वार भाटे। अर्धदैनिक ज्वार यह सबसे सामान्य ज्वारी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। तो लगातार उच्च व निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होती है। दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च व 1 निम्न ज्वार होता है, जो उच्च व निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार कैसे होते हैं? ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट में प्रशांत महासागरीय बहुत से द्वीप समूह पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। ये उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य व चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। वृत्त ज्वार और निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो मैं बता रहा था कि जब सूर्य चंद्रमा एक साइड में आता है तो उच्च ज्वार आता है, जब ऐसे आ जाता है तब निम्न ज्वार आता है। यानी एक अपोजिशन वाला होता है ना, जिसमें आता है निम्न ज्वार, इसमें थोड़ा बहुत तो रहेगा पर इससे कम रहेगा। वृत्त ज्वार पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वारी उभार अधिकतम होगा। इनको वृत्त ज्वार भाटा कहा जाता है, जो मैं बता रहा था। ये वाली पोजीशन पृथ्वी यहाँ पे, सूर्य चंद्रमा एक साइड आ गए। तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। ये चीज़ें याद रखना है। निम्न ज्वार, सामान्यतः वृत्त ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा या सूर्य के एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ये वाली सिचुएशन। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उपभू, असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारी क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपभू पर होता, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता तथा ज्वार भाटा के क्रम में उनकी औसत ऊंचाई से कम होता है। जब पृथ्वी की सूर्य की निकटतम होती है, उपसौर, प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च और निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, अपसौर, प्रत्येक 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर उठता है उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। तो ज्वार भाटा का महत्व क्या है इसका, ये पूछा जा सकता है मेंस के लिए। चूँकि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों व मछुआरों का उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारी प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नदमुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं, जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसैलिनेशन में भी मदद करते हैं तथा ज्वार नदमुख से प्रदूषित शहर जल को बाहर निकालने में भी। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन में उत्पन्न करने में भी किया जाता है। 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गावानी में लगाया जा रहा है। महासागरीय धाराएं,
यूपीएससी ने पूछा था ओशियन करंट 2022 से 23 के मेंस में देखना, मेंस में क्वेश्चन पूछा है। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती है। वे प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है तथा द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे है सौर ऊर्जा से जल को गर्म होना, वायु, गुरुत्वाकर्षण तथा कोरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर की सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु व पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा की दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है तथा इनके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है। इनके कारण भी सभी महासागरीय बेसिनों में वृत्त वर्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। पानी घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं, धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ साथ, अब देखो ये पीछे से बहुत डायरेक्ट पूछा जाता है, होते हुए ध्रुव की ओर जाती है और ठंडे जल का स्थान लेती है। महासागरीय धाराओं की विशेषता क्या होती है? धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है, वह यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। हम किसी धारा की गति को उसके वाह के रूप में जानते हैं। वाह को नाट में भी मापा जाता है और धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी 2022 से 23 मेंस में क्वेश्चन पूछा था। आज जैसे पीछे विशेष में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ठंडी धारा कौन सी है, गर्म धारा कौन सी है, तो ये पता होना चाहिए। देखो ये जो दर्शाया गया डॉट डॉट करके शीत धारा है और ये गर्म धारा है, तो ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे विषुवत प्रतिधारा है, ठीक है, ये गर्म धारा है, दक्षिण विषुवतीय धारा है, अगुलास धारा है, ये सब गर्म धारा है। पश्चिमी पवन वाह, ये थोड़ा ठंडी आ जाएगी। यहाँ पे मोस्टली जो है ये वाली देखो पेरू वाली जो रहती है, ये वाली ये ठंडी रहती है, इसी कारण यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है। तो ये पता रखना कौन कौन सी है। कैलिफोर्निया वाली है, ये ठंडी है। लेबोडोल धारा ये ठंडी है। तो ये पता होनी चाहिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, मेंस में क्वेश्चन बना है, पीटी में भी। तो कनारी धारा यहाँ पे इसलिए सारा मरुस्थल है। इसका पीटी में क्वेश्चन पूछा है और एप्लीकेशन बेस पूछा है और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इसका। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को उनके गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहाँ गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म और ठंडी जलधारा में वर्गीकृत किया जाता है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती है। ये महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती है। याद रखना ये चीज़। इसीलिए जो मोस्टली जो मरुस्थल पाए जाते हैं पश्चिमी तट पर ही पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। इसी कारण क्वेश्चन भी पूछा यूपीएससी ने। ऐसे दोनों गोलार्ध निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जलधाराएं महाद्वीप के पूरी तट पर बहती है। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्र में पहुंचाती है और प्राय महाद्वीप के पूरी तटों पर बहती है। दोनों गोलार्ध निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहती है। प्रमुख महासागरीय धाराएं। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती है। महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव वायुमंडलीय प्रभाव से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में महासागरों पर वायु चक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिण गोलार्ध में यह प्रभाव उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रभावित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में वायु प्रभाव मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है।
और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती है। मानसून प्रधान क्षेत्र में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों में बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रवाह के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती है। तो ये चीज़ याद रखना। महासागरीय जलधारा भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करती है। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्ण कटिबंधीय और विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं दूरों की तरफ जाती है। विभिन्न महासागरीय प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र में दर्शाएगी, अपन देखे थे उधर। प्रशांत, अंटार्कटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धारा की सूची बनाई है, जो भी है उनके बारे में देखो, जो डायग्राम दिया उससे। इसका प्रभाव क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना था पीटी में, शायद 2013-14 में आया है। जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है ना, वहाँ पे मछली का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती है। विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़कर उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं, साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्राय शुष्क है, मध्यम उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिसके कारण वहाँ एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृद होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है और उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समांतर बहती है। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र वर्षा कारक होती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय के प्रतिचक्रवाती क्षेत्रों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। मैं बोल रहा था ना, यूपीएससी 2013-14 में क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है में पाए जाते हैं। यही यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो ये चीज़ याद रखना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखिए, ये 2 चैप्टर बचे लास्ट के, इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए खासतौर से। दूसरी बात, ये आपकी एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला का पार्ट है, उसका भी बनते हैं। जैवमंडल, पादप वन्य जीवों की विशेषताएं, पारितंत्र, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक संतुलन तथा जैव विविधता संरक्षण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2015-16 तक तो ऐसा था कि बायोडाइवर्सिटी से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते थे एक ही पेपर में। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के चैप्टर है। पृथ्वी पर जीवन, देखो ना, मैं फिर बता रहा हूँ 6 to 12 और जो 12 बायोलॉजी के कुछ चैप्टर में बताऊँगा। 6 चैप्टर तो है ही, उसके अलावा भी 1-2 चैप्टर में बताऊँगा। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी के आप ये मान के चलो, अगर 20 क्वेश्चन आराम से बनाने लायक हो जाओगे आप, क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा करंट अफेयर के आते हैं, या ज्योग्राफी मैपिंग से करंट अफेयर से पूछ लेता है, पर 20 क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे आप। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी के स्टैटिक पार्ट से आते हैं। अगर इतनी पकड़ कर लिए तो मेरा मानना है 4 से 5 बार पढ़ना इसको एनसीईआरटी में, तब जाके फ़ायदा मिलेगा ये। और मैं फिर बता रहा हूँ, क्या पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही बनेगा। क्लास 7 की एनसीईआरटी और 11th की 15 और 16, हाँ वो एक ये दोनों चैप्टर, और बायोलॉजी के वो अपने लास्ट वाले जो बताया आपने, वो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के ऊपर इतना काफी है। मतलब बेसिक क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन आपको। पृथ्वी पर जीवन, इस पुस्तक के विभिन्न अध्याय में अब तक आप पर्यावरण के 3 मुख्य परिमंडल, स्थल मंडल के बारे में पढ़ा, जल मंडल, वायुमंडल के विषय में जान चुके हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैव मंडल बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल है। जैव मंडल में सभी पौधे, जंतुओं, प्राणियों, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी है, उनके चारों ओर तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना है। अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जल मंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी है जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विस्तृत वर्ष से दूरों तक, समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में व हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने ना, मैं बताऊंगा क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा था इसी टाइप का। जैव मंडल इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल, मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं।
जैविक घटकों के भूमि, वायु और जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने और बढ़ने, विकसित होने में सहायक होता है। पारिस्थितिक इकोलॉजी एक बार तो डायरेक्ट ही पूछ लिया था यूपीएससी ने, इकोटोन क्या होता है, ये सब मतलब इनकी जो डेफिनेशन होती है डायरेक्ट वही पूछ लिया था। समाचार पत्रों और पत्रिका में आप पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ते होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? जैसे कि आप जानते हैं पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों से मेल बना। यह जानना अत्यंत रोचक है, संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों आवश्यक है। इस संतुलन के बने रहने के लिए विविध प्राणियों जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक व अजैविक तत्वों में स्वस्थ अंतःक्रिया जारी रहे। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण तथा पर्वतीय उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनसे आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल तथा वायु अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित तो उसे पारितंत्र कहा जाता है। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास, हैबिटेट, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे और जीव जंतु विकास करने द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार के पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से ओइकोस और लॉजिस से मिलकर बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ है घर तथा लॉजी का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन से। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्य, जंतुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ये एक साथ ही रहते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्र अर्नेस्ट हैकेल ने, जिन्होंने सर्वप्रथम सन 1869 में ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जीवधारियों, जैविक व अजैविक भौतिक पर्यावरण घटकों की पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। अतः जीवधारियों का आपस में उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। पारितंत्र के प्रकार, वे देखो बेसिक है, यूपीएससी बेसिक क्वेश्चन पूछती है। पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। स्थलीय पारितंत्र में जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विघटित किया जा सकता है। बायोम पौधों प्राणियों के समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल है। संसार के कुछ प्रमुख पारितंत्र वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा पारितंत्र है। जलीय पारितंत्र को समुद्री पारितंत्र और ताजे जल के पारितंत्र में बांटा जाता है। समुद्री पारितंत्र महासागरीय, ज्वार, नदमुख, प्रवाल भित्ति पारितंत्र शामिल है। ताजे जल के पारितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ और दलदल शामिल है। एक बार देख लो पारितंत्र की कार्य प्रणाली संरचना कैसे होती है। देखो, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हरित पादप के उत्पादक जो होते हैं, ये मृदा पोषक तत्व जो होते हैं, यहाँ से इनको पेड़ों को मिलते रहते हैं। फिर इनको कोई खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता जैसे मान लो जानवर खा गया, बकरी खा गई, फिर इसको कोई खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी होगा, फिर इसको तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी होता है। ठीक है, ये जो डिकम्पोजिशन होगा तो इसके मृदा अवशेष बनेंगे, इनके भी मरेंगे तो बनेंगे। फिर इनका डिकम्पोजिशन होता है, अब घटक बनते हैं, फिर ये वापस से मृदा पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। पारितंत्र की कार्य प्रणाली और संरचना। पारितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों व जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित है। यह उनके प्राणियों व पौधों की प्रजातियों के इतिहास, वितरण व उनकी संख्या को भी वर्णित करता है। संरचना की दृष्टि से सभी पारितंत्र में जैविक अजैविक कारक होते हैं। अजैविक या भौतिक कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य के प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या कार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित है। जैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा अपघटक शामिल है। ये पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उत्पादकों सभी हरे पादप सम्मिलित है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है। अगर आप जाके देखोगे 13, 14, 15, 2 साल पूछा है लगातार एक क्वेश्चन। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु, ये जो जैविक घटक और अजैविक घटक, ये इसी को यूपीएससी ने पूछा है। अरे ये नहीं पूछा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पेड़ पौधे वो करते हैं उसको पूछा है। इस बार क्वेश्चन नहीं आया था कि स्टॉपर वाला ग्रास ओफर का जो तीन उन्होंने 4 दिए तो उसमें पूछा था, तो सब वो इसमें आ जाएगा। हाँ, वो इसी में तो आएगा, फूड वेब में तो आता है वो सब। देखो, अरे ये क्वेश्चन पूछा है,
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। 2013-14 में देखना, 2 बार पूछा है क्वेश्चन। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहे और सभी पौधों पर निर्भर जीव शामिल है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जीव जैसे सांप, बाघ, शेर आदि शामिल है। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर है उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी के रूप में जाना जाता है, जैसे बाज और नेवला आदि। अपघटक में वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर है, जैसे कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। द्वितीय उपभोक्ता फिर तृतीय उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। यह अपघटक उन्हीं मृतकों को विभिन्न पदार्थ जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक अवयव और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। पारितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेंढक का भोजन है, जब मेंढक जो सांप का भोजन है और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। यह खाद्य क्रम इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक व अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उदाहरण एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है, वह अनेक द्वितीय उपभोक्ताओं का भोजन है और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीय जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रजाति के इस प्रकार जुड़े होने तथा जीवों का खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने को खाद्य जाल कहा जाता है। सामान्य 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, चराई खाद्य श्रृंखलाएं और अपृत खाद्य श्रृंखलाएं। चराई खाद्य श्रृंखलाएं पौधों उत्पादक से प्रारंभ होकर मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें शोषण, उत्सर्जन व विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर पर और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। अपृत खाद्य श्रृंखलाएं चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर हो, इससे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन सम्मिलित है। बायोम के प्रकार। सर वो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं। एक बार दोबारा रिज्वाइन करो। और सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। रोहित तो तुम्हारी तरफ से दिक्कत हो, एक बार दोबारा रिज्वाइन करो। और नेट के कारण दिक्कत होता है। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊँगा, देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। बायोम के प्रकार। पिछले अध्ययन से आप जान गए कि बायोम का अर्थ क्या है। आओ हम सब संसार के कुछ प्रमुख बायोम पहचाने और इन्हें रेखांकित करें। संसार के 5 प्रमुख बायोम इस प्रकार है: वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और कुछ प्रदेशी बायोम। इसकी विशेषताओं को विस्तारपूर्ण वर्णन सारणी 15.1 में बढ़नी था। 1 मिनट इधर आ जाओ। अब ये आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। देखो संसार के जो बायोम है, क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। देखो फिर बता रहा हूँ, देखो एनसीईआरटी ही मतलब देखो एक तो ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। जो इतने सालों में मैंने सीखा है कि इस एग्ज़ाम में अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे ना कि भाई एनसीईआरटी अपने को इस एग्ज़ाम को पार करवा सकती है, तो अगर वो ट्रस्ट है तो भाई आप बार बार इसी को पढ़ो। अगर वो ट्रस्ट नहीं आएगा तो फिर तुम्हारा याद पड़ेगा एनसीईआरटी, यार वो लोग तो कोई माजिद हुसैन पढ़ रहा है, कोई दृष्टि के नोट्स पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, फिर आप नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं ओनली एनसीईआरटी पढ़ूंगा और इसी से करना है मुझे, एग्जाम क्रैक करना, निकल जाओगे, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरी बात, मेरी ट्रिक तो है ही, वो तो आखिरी है ही तुम्हारे पास बैकअप के लिए। तो मेरा मानना है कि तुम लोगों को ना ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट इकोलॉजी मत पढ़ो किसी चक्करों में, फालतू में कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी पढ़ो। यहाँ तक तो मैं देखो मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी देखो और कहीं से मतलब बनता नहीं है। दृष्टि को 500 बुक वाले पेज पढ़ो, शंकर आईएएस कोई मतलब नहीं, छोड़ो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक, इन तीनों से मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं पीटी में, 50 से मैक्सिमम मिलेगा। आप हर साल का पेपर जोड़ के देख लो। मेरा मानना है कि इससे एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है, प्लस पीवाईक्यू के थीम पे काम कर लो, प्लस मेरी ट्रिक गारंटी साथ बता रहा हूँ 40+ क्वेश्चन सही कर लोगे अगर ये तीनों काम आपने अच्छे से कर लिए। ओनली ये 3 काम बस। अब बचा कौन सा अपना? हिस्ट्री बचा, पॉलिटी और तो हो ही गया ना, और इकोनॉमी। अगर इसके मान लो 50 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, इनको मिला लोगे तो
इसमें भी यही है कि देखो हिस्ट्री के लिए तो मेरा माना एनसीईआरटी पढ़ना है, कोई फालतू के दो चक्करों में मत पढ़ो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो एनसीईआरटी में बताऊंगा इसमें। और इकोनॉमी के लिए कुछ एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, प्लस कुछ मैं नोट्स बता दूंगा, जो अगर मान लो क्लास नोट्स पढ़ा है वो पढ़ लेना। और एनसीईआरटी सबसे मेन है। उसके बाद में पीवाईक्यू कर लो, और उसके बाद में ट्रिक वाली जो मेरी ट्रिक सीख ली, अगर वो कर लिया तो इसमें भी आराम 40+ क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो इसीलिए बता रहा हूँ, ये अब बिलीव करना पड़ेगा कि भाई हमें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के कुछ मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा, उसके अलावा हम कुछ ही नहीं पढ़ेंगे। तब तो क्या होगा ना, 4-5 बार रिविजन कर लोगे आप। और जब ये कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, नहीं हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो फिर तो भूल ही जाओ, ये एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, यही पढ़ना है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए क्लास 9 का जो 5वां चैप्टर है ना, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो जो भी हो तो 6 to 12 में आ ही गया ना काउंट, तो सब इसी में आ ही गया है, तो आपको पढ़ना ही है बार बार। ठीक है, अब देखो 1 होता है सबसे पहले बायोम के प्रकार में, तो इसके 1 भी प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन, भूमध्य रेखीय वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और बोरियल वन। कौन आया अब? रोहित छोड़ के भाग गए लोग। चलो ठीक है, छोड़ो, जो भी है, जिसको जो करने का मन हो करो। अब देखो उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व दक्षिण के अक्षांश में पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ की जलवायु संबंधी विशेषता क्या होती है? तापमान 20 से 25 डिग्री से लगभग एक समान वितरण होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, पीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से और आगे भी आएंगे। मृदा किस प्रकार की होती है? ये टेबल तो रट ही लेना। अम्लीय पोषक व तत्वों की कमी होती है, ठीक है। वनस्पति जात व प्राणी जात कैसे पाया जाता है? असंख्य वर्षों के झुंड व लंबे व घने वृक्ष पाए जाते हैं। फिर भूमध्य रेखा में 10 से 25 डिग्री उत्तरी, सॉरी रुक जाओ, एक मिनट। देखो एक बार दोबारा देखो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग पहले बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आएगा पीटी में, देख लेना। देखो 1 होते हैं, बायोम का प्रकार है 1। पहले तो देख लो, बायोम का प्रकार 1 होता है, मरुस्थलीय होता है, घास भूमि होता है, ये पहले पता होना चाहिए। जलीय होता है, पर्वतीय होता है, ठीक है, पहली बात। जो 1 के वो प्रकार है, तो उसमें आता है उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय में 4 प्रकार, मतलब 2 प्रकार है, भूमध्य रेखीय और पर्णपाती। ये चीज़ याद रखना, A1 A2 मतलब उसका टाइप है। फिर अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय और तीसरा है बोरियल। तो जो अपन ये पढ़ेंगे भूमध्य रेखा के बारे में, भूमध्य रेखा 1 मतलब कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व दक्षिण के अक्षांश में पाए जाते हैं। यहाँ का तापमान कैसा होता है? 20 से 25 डिग्री से लगभग एक समान वितरण होता है। मृदा किस प्रकार की पाती है? अम्लीय और पोषक तत्वों की कमी होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन बना है यहाँ से बहुत बार। वनस्पति जात और प्राणी जात कैसे हैं? असंख्य वर्षों के झुंड तथा लंबे और घने वृक्ष। फिर अगला आता है पर्णपाती। पर्णपाती 10 से 25 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं, ठीक है। तापमान कितना होता है? 25 से 30 डिग्री से, वर्षा वार्षिक औसत से 1000 मिलीमीटर एक ऋतु में, ठीक है, यहाँ पे इतनी वर्षा होती है। पोषक तत्वों में धनी होते हैं ये वाले एरिया पर्णपाती, ठीक है। कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाया जाता है। दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़ पाई जाएगी, पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना है। अब आ जाओ शीतोष्ण कटिबंधीय में। शीतोष्ण कटिबंधीय में प्रदेश कहाँ पे पाए जाते हैं? पूर्वी उत्तरी अमेरिका में, उत्तर पूर्वी एशिया में, पश्चिमी मध्य यूरोप में पाई जाती है, ठीक है। तापमान यहाँ होता है 20 से 30 डिग्री से। वर्षा समान रूप से वितरित 750 से 1500 मिलीमीटर होती है। स्पष्ट ऋतु तथा असाधारण शीत होती है यहाँ पे। मिट्टी किसी प्रकार की होती है? उपजाऊ, अपघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों से भरपूर है, ठीक है। यहाँ पे वनस्पति जात और प्राणी जात कैसे पाए जाते हैं? मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं। पौधों की प्रजाति में कम विविधता है। ओक पाया जाता है। याद करो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में जाके। ओक, बीच, मेपल आदि सामान्य प्रजातियाँ पाई जाती है। गिलहरी पाई जाती है। खरगोश, पक्षी, काले भालू, पहाड़ी शेर व स्कंक आदि पाए जाते हैं। 2023 में गिलहरी का भी पूछा था, है ना, वो थोड़ा अलग क्वेश्चन था। अब देखो बोरियल। बोरियल कहाँ प्रदेश है? यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा और स्कैंडिनेवियन देशों में पाया जाता है। जलवायु कैसे पाई जाती है? छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी वर्षा रहित शीत ऋतु पाई जाती है। वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मीटर। मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत होती है। सदाबहार कौनधारी वन जैसे पायन, अब देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, फर व स्प्रूस आदि
कड़फोड़ा, चील, भालू, हिरण, खरगोश, भेड़िए एवं चमगादड़ आदि मुख्य प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मतलब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। 2025 में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से। सर बार बार कट जा रहा है। वो ना आपकी तरफ से दिक्कत आ रहा है, अगर इधर से दिक्कत होता है ना तो सबको दिक्कत होता है। एक बार आप दोबारा करो। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका। हाँ, अगर इधर से दिक्कत होता ना रोहित मेरी तरफ से, तो सबको होता फिर। दोबारा एक बार ज्वाइन करके देखो। मरुस्थली, गर्म व उष्ण मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, तटीय मरुस्थल, शीत मरुस्थल। अब देखो गर्म और उष्ण मरुस्थल में कौन कौन से आते हैं? सहारा, कालाहारी, मरुस्थल, रूप व एक एल खाली। तो ये चीज़ याद रखना। तापमान क्या होता है यहाँ पे? तापमान यहाँ होता है 20 से 45 डिग्री से, ठीक है। ठीक है, पोषक तत्वों में भरपूर में जैव पदार्थों बहुत कम या ना होना। 1 से 3 न्यून वनस्पति, कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे, रेंगने वाले जीवधारी पक्षी पाए जाते हैं। पहले 1 से 3 के बारे में बता रहा है यही, ठीक है। और यहाँ पर चौथा जो शीत मरुस्थल है, खरगोश, चूहे, हिरण व पृथ्वी पर रहने वाले जीव गिलहरी पाए जाते हैं। ये थोड़ा मतलब जो भी है गर्म मरुस्थल के ग्रहण क्षेत्र एटाकोमा, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, तटीय मरुस्थल के उदाहरण है। तापमान 21 से 38, 15 से 35, 2 से 25। वर्षा जो है A से D तक 50 मिलीमीटर से कम होती है। घास भूमि जो वेटलैंड होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जो होती हैं, इसको बोला जाता है। अफ्रीका के विशाल क्षेत्र जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में, भारत में उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। स्टेपी कहाँ पाई जाएगी? यूरेशिया कुछ भाग उत्तरी अमेरिका में। गर्म उष्ण जलवायु, वर्षा 500 से 1250 मिलीमीटर। उष्ण ग्रीष्म शीत ऋतु, वर्षा 500 से 900 मिलीमीटर, मतलब इससे में बात है। संदिग्ध मुद्दा व साथ ही हामोस की पतली परत होती है। घास, पेड़ व लंबी झाड़ियों की अनुपस्थिति। जिराफ, जेब्रा, भैंस, चीता, लकड़बग्गा, हाथी, चूहे, सांप व अन्य कीड़े आदि जीव पाए जाते हैं। घास कहीं कहीं पर वृक्ष जैसे ओक व मुलायम, लकड़ी के वृक्ष जैसे विलो आदि, गजेल, जबेरा, गेंडे, जंगली घोड़े, शेर, तरह के पक्षी, कीड़े, सांप आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। जलीय में ताज़ा जल के और समुद्री जल के। ताज़े जल में झील, नदियाँ, सरिताएं, अन्य आर्द्रभूमि। समुद्री जल में आगे महासागर, प्रवाल, भित्ती, लैंगून और ज्वार नद मुक्त। तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ तापमान में विविधता, वायु दाब व आर्द्रता अधिक होती है समुद्री जल में। जल में दलदल होता है, जल में समुद्री दलदल होता है। शैवाल व अन्य जलीय समुद्री पादप समुदाय, साथ ही पानी में रहने वाले जंतु और प्राणी। पर्वतीय में ऊंची पर्वत श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज और रॉकी पर्वत श्रेणी। तापमान और वर्षा से भिन्नता अक्षांश पर आधारित होती है। ढाल होता है रेगोलित से ढके हुए रहती है मृदा जो पाई जाती है यहाँ पे। पर्णपाती से टुंडा प्रकार की वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। जो भी है टेबल थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ। जैव भू रासायनिक चक्र सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है, यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन में ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बन यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2013-14 में, देखना जाके। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत छोटा भाग, केवल 0.1% प्रकाश निश्रण प्रक्रिया में काम आता है। इसके आधे से अधिक भाग जो है पौधे की श्वसन विसर्जन क्रिया में, और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधे के अन्य भागों में संचित हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिक अंतर संबंधों पर जीवित है। जीवधारी बहुलता व विविधता में जिंदा रह सकते हैं। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों का उपस्थिति सम्मिलित है। इनकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। ये भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक अर्थात वर्ष के 12 महीनों में भिन्न भिन्न भी है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल और जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहा है। रासायनिक तत्वों के यह संतुलन पौधे व प्राणी उत्तकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। जीवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहे जाते हैं। जो बायो का अर्थ है जीव तथा जीवों का तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें, मिट्टी, वायु व जल से। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, एक गैसीय
और दूसरा तलछटी चक्र है। गैसीय चक्र में पदार्थों का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल व महासागर है। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपट्टी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें। जल चक्र, सभी जीवधारी वायुमंडल और स्थलमंडल में जल का एक चक्र बनाए जाते हैं जो तरल, गैस व ठोस अवस्था में इसे जलीय चक्र कहा जाता है। जल चक्र के लिए अध्याय 13 देखें, वो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कार्बन चक्र यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। देखो कार्बन चक्र के बारे में पूछा है, सल्फर चक्र के बारे में यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा, और एक और अब नाइट्रोजन चक्र, उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आगे बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सल्फर चक्र के बारे में पूछ चुका 2021 क्वेश्चन जाके देखना, और इसका भी पूछा जा चुका कार्बन चक्र के बारे में भी। सभी जीवधारी में कार्बन पाया जाता है। यह सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व है। जीवमंडल में असंख्य कार्बनिक यौगिकों के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है, और इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज बनता है, जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, सक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रिया में प्रयोग हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों में पत्तों, जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रियाओं से प्रयुक्त नहीं होते, वे पौधों के उत्तकों में संचित हो जाते हैं। ये पौधे या तो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं, अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। शाकाहारी उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। इनमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स को जंतुओं के मरने पर सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु द्वारा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। ये देखो, ये है कार्बन चक्र जो अपन ने अभी देखा। वायुमंडल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो पेड़ पौधे होंगे वो उसका करेंगे, पादप शोषण द्वारा करेंगे, तो फिर जंतु में आएगा, वो सब सारी चीज़ें, मूल शोषण होगा, अपघटन होगा, यहाँ से होगा तो जंतु शोषण द्वारा जंतु मरता से अपघटन होगा। तो ये सब चक्कर चला रहता है। अब देखो ऑक्सीजन चक्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। सल्फर चक्र भी दिया होगा इसमें। देखो नाइट्रोजन चक्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सल्फर चक्र भी दिया होगा, नहीं दिया, हाँ उधर दिया होगा, नहीं यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, चलो कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है, जिसमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बहुत से और रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाते हैं तथा बहुत से अन्य खनिजों तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है, जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल अणुओं में के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और पौधों को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायुमंडल में पहुंचती है। नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे कुछ मृदा जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है, जहाँ से यह वायुमंडल में पहुँचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है, ये चीज़ याद रखना। महासागरों में कुछ संबंधित जीव भी इसका यौगिकीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन की इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इसका संवांगीकरण होता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों को खाने पर इसका नाइट्रोजन कुछ भाग उनमें चला जाता है। फिर मृत पौधों व जानवरों के नाइट्रोजन अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। वह पुनः हरे पौधे द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण हो जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण भी कहा जाता है। ये देखो नाइट्रिक यौगिक होते हैं, डीनाइट्रोजन या अच्छा वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडलीय यौगिकीकरण होगा इसका। नाइट्रिक यौगिक जैव यौगिकीकरण या औद्योगिक यौगिकीकरण जो है वो वापस से होती है। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसमें आएगा, देखो थोड़ा बहुत दिया होगा इसमें।
अन्य खनिज चक्र जैवमंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधों व प्राणी जीवन के लिए अत्यधिक महत्व के बहुत से अन्य खनिज मिलते हैं। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं, जैसे फास्फोरस में बोला था, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। प्राय ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी या जल, झील में अथवा नदियों व समुद्री जल में पाए जाते हैं। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परपट्टी पर और फिर बाद में समुद्र तक पहुंच जाते हैं। देख लेना, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा आपका। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में शामिल हो जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण से घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से अपने खनिजों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। कुछ अन्य जंतु पौधों व प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाते हैं। पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। किसी पारितंत्रीय आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। यह तभी संभव जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे, क्रमशः परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसे प्राकृतिक अनुक्रमण, नेचुरल सक्सेशन के बारे में ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, के द्वारा ही होता है। ऐसे पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जाता है। संतुलन इस बात पर भी निर्भर रहता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती है, जिससे प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। इसके उदाहरण विशाल घास के मैदानों में मिलते हैं, जहाँ शाकाहारी जंतु हिरण, जेब्रा, भैंस आदि इत्यादि संख्या में होते हैं। दूसरी तरफ मांसाहारी भाग शेर आदि अधिक नहीं होते हैं और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर है, अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। पौधे के पारिस्थितिक संतुलन के बदलाव के कारण, जैसे वनों का प्रारंभिक प्रजातियों से कोई विभेदन, जैसे स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने से प्रजाति के वितरण में बदलाव आता है। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहाँ द्वितीय वन प्रजाति जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। यही अनुक्रमण कहलाता है। पारिस्थितिक असंतुलन के कारण नई प्रजातियों का आगमन प्राकृतिक विविधताएं मानव जनित कारक है। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो अंतर्गत पूरे पारितंत्र के संतुलन को प्रभावित करता है। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या दबाव से भी पारिस्थितिक बहुत प्रभावित हुई है। इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट कर दिया है और सामान्य पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला है। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारी और कई जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। विशेष आवास स्थानों में पौधों व प्राणी समुदाय में घनिष्ठ अंतर्संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों को समुचित ज्ञान और समझ ही पारितंत्र के संरक्षण और बचाव के प्रमुख आधार है। अब देखो ना, इम्पोर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर अच्छे से कर लेना। लास्ट चैप्टर बचा है अपना जैव विविधता संरक्षण, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज कर लेते हैं, उधर फिर मैथ में अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना, उधर एक चैप्टर कंप्लीट करना होगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे फिर। ठीक है, चलो आओ। आप भू आकृतिक प्रक्रिया विशेषकर अपक्षय और विभिन्न जलवायु क्षेत्र में अपक्षय आदि के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आपको स्मरण नहीं है तो संक्षिप्त सार के अध्याय 6 में 6 देखें। यह अपक्षय परिवार वैदिक मेंटल के वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना जाता है। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे क्षेत्र जहाँ ऊर्जा और जल की उपलब्धता अधिक है, जैव विविधता का व्यापक स्तर है। ये चीज़ याद रखनी, पॉइंट याद रखना। बायोडाइवर्सिटी किससे बढ़ती है? आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वह 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी है, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी है। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ इसका सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है, इनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका के ताजे पानी की लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ। उष्ण कटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। प्रजाति के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु से 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी हैं।
जैसे अगर विजन का टेस्ट दोगे ना, एक क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट इकोलॉजी का, पहले ही जो बेसिक टेस्ट होता है उसमें दिया रहता है ये वाली लाइन, देख लें तो किसी भी साल लगा के देख लेना। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है, जैसे याद रखना ये चीज़, उष्ण कटिबंधीय में ज़्यादा होती है। जैसे हम दूसरे प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजाति की विविधता तो कम होती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। ये चीज़ याद रखना, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैव विविधता के दो शब्दों से मिल से बना है। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसके संबंध पौधे के प्रकार, प्राणी तथा सूक्ष्म जीवाणु से, उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है। ये विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है: आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और पारितंत्र जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता जीवन निर्माण के लिए जीन का एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। मानव आनुवंशिक रूप से होमो सेपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफ़ी भिन्नता है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास में फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। प्रजाति विविधता, यह प्रजाति की अनेक रूपता को बताती है। किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजाति की संख्या से संबंधित है। प्रजाति की विविधता उनकी समृद्धि प्रकार और बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट भी कहते हैं। अब देखो, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2012 या 13 में। पारितंत्रिक विविधता, आपने पिछले अध्याय में पारितंत्र के प्रकार में व्यापक भिन्नता और प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र में होने वाले पारितंत्रीय प्रक्रियाओं आवास स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रिक विविधता बनाते हैं। पारितंत्रिक विविधता का परिसीमन करना मुश्किल और जटिल है, क्योंकि समुदायों, प्रजातियों के समूह, पारितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई पश्चिमी घाट, जो घास भूमि में उष्ण कटिबंधीय 16 वन पारितंत्रिक विविधता का एक उदाहरण है। जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान किया और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक प्रजातियों में पारिस्थितिक स्तर पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है। अब ये देखो, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट। जैव विविधता की पारिस्थितिक भूमिका आप है ना ऐसे में भी यूज करो, ऐसा नहीं है कि जीएस के लिए ही। पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती है। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है, नहीं बनी रह सकती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मानव पारितंत्र के बने रहने में क्या योगदान देता है? जीव वह प्रजाति ऊर्जा ग्रहण वह उसका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती है और पारितंत्र में जल में पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त प्रजाति वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ये पारितंत्रिक क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों की प्रतिकूल स्थितियों में रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाली पारितंत्र में पर्यावरणों के बदलाव को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होगी, वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैव विविधता की आर्थिक भूमिका, सभी मनुष्य के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधीय और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में जैव संसाधनों की परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों को भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य, दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। जैव विविधता की जो है वैज्ञानिक भूमिका क्या है? जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और ये भविष्य में कैसे विकसित होगा, जीवन कैसे चलता है। और पारितंत्र, जिसमें हम भी एक प्रजाति है, उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति का क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिए और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है।
अतः कई प्रजातियों की स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों की अभिन्न अंग है। जैव विविधता का ह्रास कैसे होता है? पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी आई। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पत्तियों की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है। अब कौन आया? आवास का विनाश पूरे जीव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, उद्गार, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी में पाई जाने वाली प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाता है। युवराज, अपनी तरफ से माइक को म्यूट करो। म्यूट कर ले। और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव होता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। ये वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास को मूल जैव प्रजाति नहीं है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई विदेशक प्रजातियां कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशी प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान पहुंचा। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतु जैसे बाघ, चीता, हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग, झुंड व खालों के लिए निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई है। प्राकृतिक संसाधनों पर्यावरण संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटपन पौधों जीवों की प्रजातियों को संरक्षण के उद्देश्य 3 भागों में वर्गीकृत किया है। अब ये देखो, यहाँ से UPSC ने लगभग 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा है। यहीं से आप देख रहे हैं 2022 में पूछा, 2020 में पूछा। संकटापन्न प्रजातियां, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिसमें लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटपन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट जारी की। अब देखो, यही देखो, एक तो बार डायरेक्ट पूछा था कौन रेड लिस्ट जारी करता है। अब देखो, रेड पांडा के बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछ चुका है। एक संकटापन्न प्रजाति है, ठीक है। जेनकेरिया सबसिस्टिन एक अत्यंत संकटापन्न घास प्रजाति है अगस्त्योमिलाई शिखर में, तो इसके बारे में पूछा नहीं है, थोड़ा याद रखना। हेमोबोशिया डेक्रस भेड़ दक्षिण पश्चिमी घाट में पाई जाता है, एक दुर्लभ प्रजाति है, ये याद रखना। सुभेज प्रजातियां कौन सी है? इसमें भी प्रजातियां सम्मिलित जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। दुर्लभ प्रजाति है, संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजाति कुछ ही स्थानों में सीमित है और बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई है। जैव विविधता का संरक्षण, मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अत्यधिक आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी प्रजाति पर संकट आने से दूसरों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजाति संकटापन्न होती है तो इसे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंततः मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। आज यह अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मित्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए और विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरों के जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषणीय हो। इस तथ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचना का विकास आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। सन 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों को भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता के संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए हैं। संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन अपेक्षित है। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में वेराइटी, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। अभी देखो, डायरेक्ट मेंस में लिख सकते हो क्वेश्चन जब भी अगर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड आए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित हो। वन्य जीवों पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के अनुरूप हो। अब देखो, यहाँ से कितनी बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, यहाँ से 1972 एक्ट, इसीलिए ना जो NCERT में दिया उसी का ही करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं। और उसी की फैक्ट। हाँ, वो तो है ही। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया,
जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। इन संरक्षित क्षेत्रों को विस्तार पर वर्णन भारत भौतिक पर्यावरण, जो अभी अगले कल से अपन मतलब मंडे से पढ़ेंगे, उसमें दिया है। वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है। इनके नाम है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित है। इस क्षेत्र में जो अधिक संकट में है, उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता को हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। अब देखिए ये दिया जैव, तो यहाँ से है ना, यूपीएससी 2014-15 में डायरेक्ट पूछ लिया था कौन कौन से है, सोचो, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। याद रखना, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट है, राजा सिलिंगा में है, इंडोनेशिया में है, प्रायद्वीप मलेशिया, फिलीपींस, उत्तरी बोर्निया में है, क्वींसलैंड में है, मेलानेशिया, पूरी मेडागास्कर में है, ऊपरी गिनी वन है, पूरी चापचार तंजानिया का है, सेंट्रल अमेरिका निम्न भूमि है, सेंट्रल अमेरिका उच्च भूमि वन है, पश्चिमी इक्वाडोर के तथा कोलंबियन कॉर्को उष्णकटिबंधीय एडी। तो ये याद रखना, डायरेक्ट पूछा हुआ है। हॉट स्पॉट उनके वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि यही किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। और यह भी देखा गया ज़्यादातर हॉट स्पॉट में रहने वाली प्रजाति भोजन जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के वहाँ पाई जाने वाली समृद्ध पारितंत्र पर निर्भर है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों जीवों में से 85% पौधे जीव संसार में अन्यथा कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। अन्य हॉट स्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं, वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्या हैं। हवाई द्वीप, वहाँ विशेष प्रकार के पादप जंतु प्रजातियाँ मिलती हैं। वह विदेशी प्रजातियों का आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं देखो इस एनसीईआरटी में बता देता हूँ आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब की बार जैसे पीटी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अब की बार आए थे इन्हीं चैप्टरों से, 5 आए हैं, इससे ज़्यादा आए होंगे। तो ये मान के चलो 2025 में आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन तो जरूर इस चैप्टर से मिलेंगे और मेंस का 1 क्वेश्चन मान के चलो। और यहाँ तक ऐसे का भी कंटेंट आपको मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम आपको 5+ क्वेश्चन मिल सकते हैं इन चैप्टरों से। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पहला चैप्टर कोई काम का नहीं है, पहला चैप्टर मत पढ़ना। तो मैं अभी बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, परंतु एनसीईआरटी पर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी याद रखना। मेरा मानना है 4-5 बार जरूर पढ़ना है एनसीईआरटी को, तब जाके फ़ायदा उठा पाओगे आप। जो कल मंडे से अपन शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, वो इम्पोर्टेंट है। उनको समराइज कर लेना जो मैं बताया था आज, वैसे कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बताई थी सर? अरे मतलब जो उधर दिया है हल्की छठी छाटी एनसीईआरटी में, वहाँ पे हल्का हल्का दिया है ना। अब देखो पहला चैप्टर आज तक कोई क्वेश्चन बना भी नहीं, आगे बनेगा भी नहीं, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए फिर भी ज़रूर है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ने की, ठीक है। ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी के मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, मेंस के भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति विकास, जैसे यूपीएससी का भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। पहले पूछा था यूपीएससी ने, पर अब आजकल नहीं पूछता है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है मेरा मानना है। फिर भी ये मान के पढ़ लेना, 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं यहाँ से, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो ये मैंने बताया, ठीक है। ये जो चैप्टर है कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हो, पर 1 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जिसमें थोड़ा बहुत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पता नहीं क्या ही फालतू का दिए है। खनिज सेल फिर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता नहीं क्या ही दिया है, पढ़ लेना। पर फिर भी 1-8 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब ये मान के चलो इस एनसीईआरटी से आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम 6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे 2025 में, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसी एनसीईआरटी से, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और अब फिर जो है 11th का जो सेकंड पार्ट इंडियन ज्योग्राफी वाला शुरू करेंगे, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, वो भी इंपॉर्टेंट है। लगभग वहाँ से भी 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में जरूर मिलेंगे आपको। इसलिए ज़्यादा बोला जाता है कि 11th इंपॉर्टेंट, पर मेरा मानना 6 to 10th भी इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब एनसीईआरटी